हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य 360 डिग्री पे। आज हमारी जो एनसीईआरटी क्लास कक्षा 8 के लिए जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, उसकी जो सीरीज हमने शुरू कर रखी है, उसका आज पार्ट 4 क्लास 8 की पाठ्य पुस्तक का। और जो टोटल हमारी जो ये सीरीज चल रही है, इसका आज लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले 10 लेक्चर और आ चुके हैं और आप लोगों ने वो देखे होंगे, और जिसने वो नहीं देखे हैं कृपया मेरे चैनल पे आप विजिट कीजिए। और वहाँ पर आपको कक्षा 6 की हमने इतिहास की जो एनसीईआरटी सीरीज है वो पूरी वो देख ली है। कक्षा 7 की भी पूरी हो गई है और कक्षा 8 की भी इसका चौथा पार्ट है। और उसके बाद जो है इसका 1-2 पार्ट और आएंगे लास्ट, और फिर ये कक्षा 8 की कंप्लीट हो जाएगी। कक्षा 8 में जो हम इतिहास पढ़ते हैं, आधुनिक भारत इतिहास पढ़ते हैं। कक्षा 6 में प्राचीन भारत का, और कक्षा 7 में मध्यकालीन भारत का। ये जो सीरीज शुरू की गई है, ये 6 से 12 तक के एनसीईआरटी की संपूर्ण जानकारी हम जो प्राप्त करेंगे वो सारांश रूप में करेंगे, और सारांश रूप में जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी होगी उसी रूप में हम करेंगे। इसमें हम जो है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान इस सभी की इसी प्रकार से जो परीक्षक उपयोगी दृष्टि, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी उसको लाएंगे। यहाँ पर मेरे 2 कॉन्टेक्ट नंबर है, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे भी आप जो है कोई आपकी समस्या है तो आप जो है व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आप लोग इसको, जो मेरे ये जो लिंक है, इनको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। और मेरा चैनल भी, आप लोग ही मेरे चैनल को आगे बढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग जितने लोगों को आप वो पहुंचाएंगे तो लोगों को भी इसकी जानकारी मिलेगी। और जिसको जुड़ना होगा, जो जुड़ना चाहेगा वो जुड़ेगा। और कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है कमेंट कीजिए कि आपको जो है कैसा लग रहा है, जो भी आपको लग रहा है, जैसे भी लग रहा है, लेकिन आप जो है जरूर उस पर कमेंट कीजिए। और अधिक से अधिक कृपया एक ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक लोगों को, जो भी इस समय ये जो हमने सीरीज चला रखी है, ये उत्तराखंड, पहले तो ये जो कक्षा 8 के जो विद्यार्थी है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, सबसे उपयोगी है। और जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है, चाहे वनडे है, जो भी एग्जाम है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। जिस स्टेट का भी एग्जाम है, उत्तराखंड एलटी के लिए महत्वपूर्ण, उत्तराखंड एलटी सामाजिक विज्ञान के लिए, प्रवक्ता के लिए, सीटेट, यूटेट और लोक सेवा आयोग या राज्य सेवा आयोग की जो भी परीक्षाएं हैं, समूहगामी परीक्षाएं, वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको जो है अधिक से अधिक, एनसीईआरटी की सीरीज ऐसी सीरीज होती है जो यहाँ से प्रश्न बनते बनते हैं, और यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं तो प्रश्न तो यहाँ से बनेंगे, लेकिन आपका जो है बेस भी क्लियर होगा। और आपका यदि बेसिक क्लियर होगा, बेस मजबूत होगा, तो आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है, इसमें हमने एक टॉपिक ही इसमें आज लिया है, और इसमें एक और बदलाव वो किया गया कि अब हम इसमें एक टॉपिक ले रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे टॉपिक खत्म हो रहा है तो इससे कुछ बीच में भी और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इससे लिए जा रहे हैं। बीच में भी आएंगे कुछ और कुछ लास्ट में आएंगे, तो जो इसे समझ में महत्वपूर्ण तथ्य है और वो इसमें हमने जोड़े हैं। तो आज जो टॉपिक है नीतियां और लोग। और नीतियां और लोग जो है, हम जिस समय के इतिहास को पढ़ रहे हैं तो उस समय आधुनिक भारत का इतिहास पढ़े, और इस समय जो है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी है, या जो है जो अंग्रेजी सरकार है, वो इस समय भारत में राज कर रही है। तो 1857 के साथ बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाती है और सीधे सीधे नियंत्रण जो है ब्रिटिश राजा के पास आ जाता है। तो यहाँ पर उस समय के लोगों के साथ किस प्रकार की नीतियां अपना रही सरकार,
यानी नीतियां और लोग, तो क्या क्या नीतियां बना रहे हैं, लोगों पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। यहां पर हम देखेंगे ये लगभग अब कहानी जो बनती जा रही है 1857 के स्वतंत्र संग्राम की बन रही है। 1800 स्वतंत्र संग्राम से 1857 का जो स्वतंत्र संग्राम है, इससे प्रत्येक बार क्वेश्चन आते हैं, हर परीक्षा में आते हैं, और इसमें जो है एलटी में तो खास करके इसमें प्रत्येक बार, चाहे आप जो कक्षा जो है 2018 का पेपर उठा लीजिए, चाहे 21 का पेपर उठाए, चाहे 14 का पेपर उठाए, कभी का पेपर उठाइए, इसमें प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर हम इस प्रकार से जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि एक चैन बन जाए, एक जो है समझ विकसित हो जाए। सिर्फ हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि आपको जो है सिर्फ याद करने के लिए, रटने के लिए, और परीक्षा में वही आप वो रटा हुआ आपको कंफ्यूज करेगा। तो यहाँ पर हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, चीजों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, जो महत्वपूर्ण तथ्य है, तो हम उस तथ्य को जो है आसानी से हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि अंग्रेजी ने बहुत सारे दरबारों में रेजिमेंट, अंग्रेजों ने बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए थे। अब ये जो अंग्रेज है एकदम से स्वास्थ्य भी ठीक नहीं हुआ है, तो अंग्रेजों ने बहुत सारे दरबारों में क्या कर दिया, रेजिडेंट तैनात कर दिए। इन्होंने किसी को जो है विलय किया, किसी राज्य का किसी पे जो है आरोप लगाए कि आपका शासन सही नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार से ये क्या करते कि अपने जो है रेजिडेंट तैनात कर देते। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया, सेना भंग कर दी गई, उनकी सहायक संध्या इत्यादि कर दी गई, उनके राजा वसूली के अधिकार और इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। राजस्व वसूली अपने हाथ में ले ली, दीवानी अधिकार अपने हाथ में ले लिए, और बहुत सारे इलाके को भी उन्होंने कब्जे कर लिए। अब यहाँ पे उदाहरण यहाँ पे दे रखे हैं कि उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। अच्छा, 1857 की जो स्वतंत्र संग्राम है, इसमें जो जितने भी लड़ रहे हैं, जितने भी जो है आंदोलन हो रहे हैं, किसान आंदोलन हो रहा है, चाहे जो है व्यापारी करे, चाहे सैन्य करे, चाहे जो है ये शासक है जो हमारे उस समय के राजा है, ये कर रहे हैं, तो इनके सबके स्वार्थ अलग अलग है। ये इनके एक निजी स्वार्थ, ये जो है निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, सामूहिक स्वार्थ जो है इनका नहीं है। तो सिर्फ ये अपने अपने जो इनकी समस्या है उस समस्याओं के समाधान चाह रहे हैं। तो झांसी की रानी क्या चाह रही है, इनकी जो है समस्या थी कि कंपनी उनके पति को मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। जो पेशवा बाजीराव द्वितीय है, इनकी क्या समस्या है कि इनके जो है इनकी समस्या कि इनके जो दत्तक पुत्र है नाना साहेब ने कंपनी से आग्रह किया, बाजीराव पेशवा द्वितीय का पुत्र दत्तक पुत्र है नाना साहब, जिन्हें नाना साहब को धुंधु पंत के नाम से जानते हैं। ये आप लोग ध्यान रखें, 1857 की क्रांति के समय ये क्या होते हैं, बाद में ये नेपाल भाग जाते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कौन जो है नेपाल भागे थे, तो ये जो है नेपाल भागे थे, और इनका नाम जो है धुंधु पंत था, और ये जो है किसके दत्तक पुत्र है, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र है। तो जब जो है पूना की संधि होते पेशवा के साथ, तो उस समय पूना की संधि में ये हो जाता है कि उनको गुंटूर नामक स्थान पे भेज दिया जाता है, और इनको जो है इनको भी पेंशन दी जाती है, और इनको जो पेंशन दी जाती है 8 लाख रुपए की पेंशन दी जाती है। तो जो इनकी पेंशन है, तो ये नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह क्या किया कि उनके पिता को जो पेंशन दी जाती मिलती थी, वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगी। इनकी समस्या थी, नाना साहब ये इसलिए लड़ रहे थे कि इनकी पेंशन की समस्या थी। झांसी की रानी ये थी कि इनके जो गोद लिया पुत्र है उसको वैध मान लिया जाए। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। अवध की जो रियासत अंग्रेजों के कब्जे में, जिसपे इन्होंने कुशासन का आरोप लगाया और बाद में इसका अपने जो है राज्य में विलय कर लिया, तो ये अंतिम रियासत थी। 1856 में इसका अंतिम जो है विलय कर दिया। 1801 में क्या करते, अवध को सहायक संधि अवध पे सहायक संधि थोप देते हैं, और 1856 में अंग्रेजों ने क्या किया कि अवध जो है अंग्रेजों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया, और क्या आरोप लगाया, कुशासन का आरोप लगाया। वाजिद अली शाह जो है
अंतिम अवध के नवाब है। तो 1801 में अवध पर क्या कर शाही संधि थोपते हैं और 1856 में इस पे कुशासन का आरोप लगाते हैं और अपने कब्जे में ले लेते हैं यानी हड़प लेते हैं। अब ये जो डलहौजी की नीति थी उस समय कुशासन का आरोप लगाना या जो है राज्य को जो है दत्तक पुत्रों को मान्यता न देना यदि जैविक पुत्र नहीं किसी का, तो ये सारी डलहौजी के शासन के समय में हुआ है। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया था कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। ये इसने क्या किया, इसने जो है ऐलान कर दिया है। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्के पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। अब उनकी अपनी नाना साहिब की अपनी समस्या थी, झांसी की रानी की अपनी समस्या थी, इधर जो मुगल बादशाह है इसकी अपनी समस्या है। इनकी क्या समस्या कि कंपनी द्वारा जो सिक्के जारी कर दिए गए इन पे से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया। ऐसा तो मुगल बादशाह जो है पहले शासक, सिर्फ इनको भी पेंशन दिया गया तो इनको रिटायर कर दिया गया, और रिटायर करने के बाद इनका नाम थोड़ा बहुत चल जो रहा था उस सिक्कों से इनको नाम भी हटा दिया। तो ये जो है और परेशान थे, तो ये इनको यदि इनके नाम चलते रहते, और इनसे पहले जो इनको पेंशन भी दी गई है वो पेंशन भी इनकी बंद कर दी गई, और पेंशन जो बंद कर दी गई वो अकबर द्वितीय के समय में बंद कर दी गई थी। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने क्या ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। एक समस्या और आ गई है कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद गवर्नर जनरल ने एक कर दिया ऐलान, इनकी मृत्यु के बाद जो है इस परिवार को लाल किले से, जहां इनका जो आवास है, जो मुगल बादशाह है इनके आवास जहां ये लाल किले में रहते हैं वहां से इनको निकालने की योजना बन रही है, और हो गए कि अब इनकी मृत्यु के बाद इनको जो है कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, इनके परिवार को वहां रहने नहीं दिया जाएगा। 1956 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने क्या फैसला ले लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, इसके बाद जो है जो भी इनके संतान होगी उनके नाम जो है उनको बादशाह नहीं कहा जाएगा। तो ये फैसला कर दिया, और उनकी मृत्यु के बाद क्या होगा, किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें सिर्फ क्या माना जाएगा, राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। अब सिर्फ मान रहे सिर्फ बादशाह, और बादशाह तो ये कुछ है ही नहीं, सिर्फ मान रहे, और ये भी क्या कर दिया कि अब जो है ये भी होगा कि अब माना भी नहीं जाएगा। तो ये इनकी मुगल बादशाह की ये समस्या है, यानी सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। जो 1857 की क्रांति के लिए वो किस प्रकार से माहौल तैयार हुआ ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। गांव में किसान और जमींदार। अब गांव में किसान और जमींदार में क्या समस्या है, ये किसान भी नाखुश है और जमींदार भी नाखुश है। ये क्यों नाखुश है कि भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे ये दोनों, किसान भी और जमींदार भी, दोनों कोई भी खुश नहीं है। बहुत सारे लोग महाजनों से लिए गए कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। अब किसानों ने जो है जो कर्ज ले रखे जमीनी के लिए, खेती के लिए, वो जो है उसको नहीं लौटा पा रहे क्योंकि इतना ज्यादा टैक्स है। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। अब जो कंपनी में काम कर रहे हैं भारतीय किसानी सिपाही, तो ये सिपाहियों की इनकी अलग जो है समस्या है। इनमें क्या है कि इनमें असंतोष है, और ये असंतोष का कारण क्या है इनका, वे अपने वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। अब इनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें, जो कंपनी में जो भारतीय सिपाही है उनके वेतन भत्ते कम है, और जो वहीं पर उसी पद पे अंग्रेज है या यूरोपीय है उसके वेतन भत्ते ज्यादा है, तो इनको बहुत कम दिया जाता है। और जो ये कंपनी में जो सिपाही है काम करने वाले, कंपनी में सिपाही काम करने वाले सैनिक है, इनके वेतन भत्ते तो इतने ये तो समस्या ही है। लेकिन ये जो है किसान परिवारों से आते हैं, और किसान उनके जो है किसान जो उनके परिवार है घर में वो भी परेशान है। तो कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं। अब ये एक तो समस्या ये थी पेंशन भत्ते की, दूसरी समस्या क्या थी इनकी कि जो इनकी धार्मिक भावनाओं इसके साथ भी क्या किया जा रहा है, और इनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। उस जमाने ये जो धार्मिक भावना और आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है, एक तो उस जमाने क्या है कि बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे,
लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि जो है दूसरे देशों में भेज रहे हैं और समुद्र पार, और जो है आदेश निकाल रहे हैं कि आपको जो सैनिक है उनको पैदल जो जाने पे या जमीन पे जाने पे उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये समुद्र को देवता मान रहे हैं, और समुद्र को देवता मानने एक हमारी जो आस्था है, तो उससे ये समुद्र पे पैर रखना जो है एक तरफ से पाप समझते हैं। तो इस समय क्या है, इनकी समस्या क्या है, ये समुद्र पार नहीं करना चाहते हैं, और उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा में उनका धर्म और जाति क्या हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है ब्रिटिश सरकार ऐसा नहीं कर रही, ब्रिटिश सरकार उनको जो है दूसरे देशों में भेज रही समुद्र से पार। अब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने उस हुक्म को मानने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। और 1824 में आप ध्यान रखना, 1857 के विद्रोह से पहले 1824 में विद्रोह हो गया था। और यदि क्रम आता है कि कौन सा जो है विद्रोह पहले हुआ है, तो 1824 का विद्रोह पहले हुआ, सेना ने 1824 में विद्रोह कर दिया था। और इससे को मानने से, इनकार करने से क्या हो गए, यहाँ पे कि सरकार का हुक्म न मानने के कारण बहुत सारे सैनिकों पे को क्या कर दिया गया, दंड दिया गया, और बहुत सारे सैनिकों को निकाल दिया गया। तो सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई। और क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए 1856 में कंपनी ने एक नया कानून और बना दिया। और ये नया कानून क्या बना है कि इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। ये जो है यहाँ पर 1856 का जो नियम आ गए, कंपनी के नए कानून बन गए, इसमें फिक्स कर दिया गया। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। क्यों हालत से परेशान थे कि उनके जो है माँ बाप या वो जो है जो सिपाही थे वो कृषक परिवार से आते थे, तो उससे वो परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वो अपने परिवार गांव को छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। तो ये कारण बहुत सारे हो गए कि जो राजा रजवाड़े हैं उनकी अलग समस्या है, इधर जो है सिपाहियों की अलग समस्या है, और सबकी अलग अलग समस्या, और सब अपनी अपनी समस्या से परेशान थे, अपनी समस्या का समाधान चाहते थे। अब सुधारों की क्या प्रतिक्रिया हुई, तो यहां पर जो है, यहां पर अंग्रेज ब्रिटिश सरकार कुछ सुधार करना चाहती थी। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। और हमारे यहाँ तो सती प्रथा थी, विधवा विवाह नहीं होते थे। यहाँ तो विधवा विवाह तो रही दूर की बात, जो है अंतरधार्मिक विवाह नहीं होते हैं और अंतरजातीय विवाह नहीं होते हैं। तो यहाँ क्या हो गया कि कानून बनाए गए, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ये भी किया जा रहा है। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन और संपत्ति जुटाने की भी छोड़ दे दी। अब यहाँ पर मिशनरी, ईसाई मिशनरी, ये क्या करे, अपने धर्म का प्रचार करने पे लगे हुए हैं, ईसाई धर्म का प्रचार करने पर। इनको क्या कर दिया गया कि खुलकर जो है धर्म का प्रचार करने के यहाँ पे जिम्मा दे दिया गया, आप खुलकर वो धर्म प्रचार कर सकते हैं और संपत्ति और जमीन भी जुटा सकते हैं। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। अब ईसाई धर्म को अपनाना आसान हो रहा है, और ये क्या किया जा रहा है कि लोगों को ईसाई धर्म से जोड़ा जा रहा है, और यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि उनको लालच दिया जा रहा है। तो इससे भी जो है लोगों के मन में इनके प्रति गुस्सा है। इस कानून में क्या प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। तो यदि ये मान लेते तो तब तो कोई बात नहीं, ईसाई धर्म ईसाई बन जाए। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म क्या कर रहे हैं, उनके धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरा जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। तो ये लोगों को विश्वास हो गया कि अंग्रेज जो है उनकी जीवन शैली और उनके धर्म और उनकी परंपरा को नष्ट करने पे लगे हुए हैं। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने, अब यहाँ पे सैनिक विद्रोह हो गया, जन विद्रोह बन गया। सैनिक विद्रोह जो है जन विद्रोह का रूप ले लेते, और 1857 मई 1857 में क्या होता है, शुरू हुई
ये बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। ये जो बगावत शुरू हुई है मेरठ से शुरू हुई है, इस बात का आप ध्यान रखना। ये कहां से शुरू हो रही है? मेरठ से शुरू हुई है और बैरकपुर छावनी से हो रही है, और वहां पे मंगल पांडे जो सिपाही है वो इस बगावत को शुरू करता है। अभी इसमें हम सब देखेंगे। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवर के साथ उठ खड़े हुए। अब कैसे होता है? 8 अप्रैल को जो घटनाक्रम है, 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। 8 अप्रैल को इनको जो है, इससे पहले इन्होंने बैरकपुर छावनी में क्या कर दिया है कि अपने अधिकारी पे जो है गोली चला दी है, और 8 अप्रैल को इनको जो है क्या कर दिया जाए, फांसी पे लटका दिया जाता है 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात हुए कुछ सिपाहियों ने नए कानूनों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। 85 सिपाही, अब जब इस फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिए तो 85 सिपाही को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10 साल की सजा दी गई। 9 मई 1857 की बात है। ये कब हुआ है कि जो ये 85 सिपाहियों को जो है नौकरी से निकाल दिया गया, 10 साल की सजा दी गई 9 मई 1857 को। 10 मई को क्या हुआ कि सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद कर दिया। 10 मई को जो है इन्होंने क्या कर दिया कि इनको आजाद कर दिया। अब जो ये पूरी क्रांति थी, इस क्रांति ने, इस विद्रोह ने होना था 30 मई को, लेकिन यहाँ पर जो है मेरठ में क्या हो गया कि मेरठ में सिपाही ने थोड़ा जल्दीबाजी कर दी, और इधर मंगल पांडे ने भी थोड़ा जो है धैर्य हो दिया, और यहाँ पर जो है ये विद्रोह हो गया 10 मई को ही हो गया, 10 मई से शुरू हो गया। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि किस तारीख को जो है मेरठ में ये विद्रोह प्रारंभ हुआ 1857 का, तो 10 मई को। ये प्रश्न पूछा गया था पिछले एलटी में। उन्होंने फिर फिरंगियों के खिलाफ, यानी फिरंगी मतलब अंग्रेजों के खिलाफ क्या क्या है, युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमाद थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। ये भी प्रश्न था कि यदि अंग्रेज चले गए तो अब देश का शासन कौन चलाएगा। तो सिपाही ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे कि जो शासक जो होगा हमारा कौन चलाए, किसके हाथ में होगा, तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के हाथ में होगा। मेरठ के कुछ सिपाही की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। रात को ही वो दिल्ली पहुंच गए। जैसे उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। तो जैसे यहाँ पे खबर पहुंची है 11 और 12 मई को दिल्ली में भी क्या हो जाती, बगावत कर देती है। विजय सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए, वही बादशाह से मिलना चाहते थे। आखिरकार जमकर जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को क्या किया, अपना नेता घोषित कर दिया। और बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। तो इन्होंने जो है किसको अपना नेता घोषित किया, जो ये विद्रोही सैनिक थे, इन्होंने जो अपना नेता घोषित किया वो बहादुर शाह जफर को घोषित किया। इस बात का आप लोग जो है क्लियर रखना कि किसको ये जो है अपना नेता घोषित करते हैं। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग 1 हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ, और जाहिर है कि खबर फैलने में कुछ समय तो लगना ही था। यानी जैसे दिल्ली से इन्होंने अंग्रेजों के वहां से भगा दिया, उनके पैर उखाड़ दिए, तो 1 हफ्ते तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कुछ समय तो लगने था खबर फैलने में। जो डेट थी वो 30 मई की थी, तो ये इससे पहले हो गए तो जो समय लग गया
लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में क्या हुआ, सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वह दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने के लिए निकल पड़े। अब क्या होता है, जो स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब, इन्होंने कानपुर के पास रहते थे, बिठूर में। तो उन्होंने सेना इकट्ठा की और विद्रोही सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। ब्रिटिश सैनिकों को, जो ये ब्रिटिश सैनिक है, इनको शहर से खदेड़ दिया। तो कानपुर में नाना साहब ने जो है वहां पे विद्रोह कर दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। तो नाना साहब ने पेशवा घोषित कर दिया। अरे पेशवा किसके पेशवा करते हैं, ये जो है जो मुगल बादशाह है उनको शासक मानते हैं और मुगल बादशाह के पेशवा घोषित करते हैं। पेशवा का मतलब मुख्यमंत्री। तो उन्होंने ऐलान किया है कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है, तो उनके तहत ये अपने आप को पेशवा घोषित करते हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए। अब लखनऊ की गद्दी से किसको हटा दिया गया था, वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया। तो यहाँ पर जो है लखनऊ वाले क्षेत्र में जो नवाब वहां पे था वाजिद अली शाह, उनके बेटे बिरजिस कद्र को वहां से क्या गया था, नवाब जो है हटा दिया गया था, लेकिन वहां पर इनको नवाब घोषित कर दिया गया है। उनकी माँ, ये जो वाजिद अली शाह की जो है पत्नी थी, ये थी बेगम हजरत महल। तो ये बिरजिस कद्र की माँ है बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल ने कहां पर क्रांति की, लखनऊ में की है। तो इनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो ध्यान रखना, लखनऊ में कौन कर रहे हैं, कानपुर में कौन कर रहे हैं। अब झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तांत्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। अब यहाँ पर आप लोग जो है एक बात का ध्यान रखना कि जो नाना साहब के जो सेनापति है वो तांत्या टोपे है। तो पूछा जा सकता है कि नाना साहब के सेनापति कौन थे, तो तांत्या टोपे थे, के साथ मिलकर के अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के मांडल क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने, मध्य प्रदेश में जो है मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में कौन है, अवंतीबाई लोधी। फैजाबाद वाले क्षेत्र में देखो, फैजाबाद में जो है मौलवी मोहम्मद दुल्ला शाह ने जो है भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। अपने समर्थकों के साथ हुए अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। तो फैजाबाद वाले क्षेत्र में कौन है, अहमदुल्ला शाह है। बरेली वाले क्षेत्र में देखो, बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़कों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। यहां पर बख्त खान ने, बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, ये जमींदार है बिहार में। तो बिहार में जो कुंवर सिंह ने विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। मुगल बादशाह और जो है ये कुंवर सिंह, ये सबसे जो है वृद्ध व्यक्ति है या विद्रोहियों में सबसे वृद्ध है। सितंबर 1857 में दिल्ली 2 बार अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। सितंबर 1857 में दिल्ली अंग्रेजों के कब्जे में 2 बार आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर क्या हुआ, मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। तो इसका जो है मुगल बादशाह के साथ क्या हुआ और उनको क्या किया गया, उन्हें जो है आजीवन कारावास की सजा दी गई। अब जो उनके बेटे हैं, उनके बेटों को उनके सामने ही क्या कर दी गई, गोली मार दी गई।
बहादुर शाह और उनकी जो पत्नी है बेगम जीतन महल, इनको अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1962 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। नवंबर 1862 में बहादुर शाह की वहां पे मृत्यु हो गई। तो इनकी जो बेगम है जीतन महल, तो किस किस को जो है रंगून जेल भेज दिया गया, बहादुर शाह और उनकी पत्नी को, और उनके बेटों को उनके सामने ही गोली मार दी गई, लाल किले के सामने ही गोली मार दी गई। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला आया। जून 1800, अब कहां पर ये जो है फिर से वापस आ जाते हैं। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिरकत हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंती लोधी के साथ हुआ, जो मध्य प्रदेश में है, वहां जो रानी अवंतीबाई लोधी है, इनके साथ भी इनको जो है इनको मार दिया गया। तांत्य टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। तो इस 1857 के स्वतंत्र संग्राम में किसने छापामार युद्ध चलाए हैं, या जो है जो गुरिल्ला युद्ध है वो किसने चलाए हैं, तांत्य टोपे ने चलाए हैं। तो इन्होंने आदिवासियों और किसानों के साथ मिलकर के इस युद्ध को चलाते रहे। अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था। तो 1859 के आखिर तक, लास्ट तक जो है, लेकिन अब अंग्रेजों ने अहम बदलाव किए। अब जो है यहाँ पर बदलाव होते हैं, और क्या बदलाव होते हैं, यहाँ पर जो बदलाव होते हैं, इन बदलावों को आप जो है ध्यान रखना कि क्या क्या बदलाव होते हैं। अब बदलाव होते हैं, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया। एक नया कानून ब्रिटिश संसद 1858 में पारित करती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। ब्रिटिश जो शासक राजा है और ब्रिटिश साम्राज्य है, उसके हाथ में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है खत्म कर दिया जाता है, और सारे जो है ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए जाए, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। और ब्रिटिश जो सरकार है वो चाहे रही इस मौके के जो है तलाश में थी, और ऐसे मौके उनको मिल गए, और यहाँ पर जो है कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को क्या कर दिया गया, भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, और उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने की जिम्मा सौंपा गया। तो ब्रिटिश एक मंत्री को भारत जो मंत्री नियुक्त किया गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन भी किया गया, उसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। तो इंडिया काउंसिल जो है का गठन कर दिया गया, और वो जो है क्या करती थी, इंडिया काउंसिल जो परिषद थी, ये भारत मंत्री को सलाह देती थी। भारत के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा, वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। ये जो है वायसराय का मतलब है कि इंग्लैंड का राजा रानी का क्या हो गए, निजी प्रतिनिधि। यानी जब ये प्रतिनिधि के रूप में, राजा रानी के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय शासकों से मिलेगा, संधि करेगा या कोई वार्तालाप करेगा, तो उस समय वायसराय कहलाएगा। और जिस समय जो है भारत में जो ब्रिटिश भारत है वहां पर शासन करेगा, तो उस समय गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो ये पहला बदलाव देख हमने। दूसरा बदलाव इसमें देखते हैं कि दूसरा बदलाव इसमें क्या होता है। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि अब भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत को अपने वंशजों, यहां तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दी गई। ये अच्छी बात हो गई है। सेना में तीसरा क्या हुआ कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने, अब यहाँ पे जो है जो पहले भारतीय सिपाही ज्यादा थे, अब भारतीय सिपाहियों को कम कर देगा और यूरोपीय सिपाहियों को ज्यादा किया गया। तो कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत में सिपाहियों को भर्ती करने की वजह अब किनको भर्ती किया जाएगा, अवध के लोगों को कम किया जाएगा, बिहार के लोगों को कम, मध्य भारत के लोगों को, दक्षिण भारत के सिपाहियों को कम करने की वजह अब जो है किसको किया जाएगा, गोरखों को, सिखों को, पठानों में से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे, गोरखों, सिखों से और पठानों से।
मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर दी गई, क्योंकि जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर है वही जो है इसका क्या बना, नेता घोषित कर दिया गया। इसलिए यहाँ पर मुसलमानों की संपत्ति जमीन को जब्त करने पर जो बड़े पैमाने पर जब्त की गई। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वह भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। और छठा बदलाव इसमें क्या गया, भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकार को स्वामित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। तो ये बहुत सारी यहाँ पर जो है क्या हो रहे बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इससे संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण जो तथ्य है उनको और देखते हैं। जो एनसीईआरटी संबंधित है वो हमने देख लिया, और जो कुछ अन्य है उसको देखते हैं। तो 57 के विद्रोह, जो 1857 के विद्रोह, उसकी घटनाओं का संक्षिप्त विवेचन यहाँ पे देखते हैं। 2 फरवरी 1857 को 19वीं स्थानीय पैदल सेना बहरमपुर में विद्रोह हुआ। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को प्रयोग करने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पर समस्या क्या थी सैनिकों की, क्यों ये विद्रोह कर रहे थे कि यहाँ पर क्या हो गया था कि ये आ गई थी कि जो सेना में नई राइफल आ रखी है उसको जो उसमें जो कारतूस डाले जाते थे उसमें जो है चर्बी लगी हुई है, और उस चर्बी की जो है ये बात थी कि उसमें जो है गाय और सूअर की चर्बी है। और ये इसे ये हो रहा था कि ये हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन कारतूसों का प्रयोग करने से सैनिकों ने इनकार कर दिया। मंगल पांडे नामक सैनिक ने अपने एजुटेड पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। तो 29 मार्च को ही उसने 29 मार्च 1857 को उसने क्या कर दी, उसकी हत्या कर दी। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों का विद्रोह हो गया, क्योंकि उससे पहले क्या कर दिया गया, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 10 से 30 मई 1857 को दिल्ली, फिरोजाबाद, मुंबई, अलीगढ़, इटावा, बुलंदशहर, नसीराबाद, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के शहरों में विद्रोह भड़कना। 12 मई 1857 को क्या हो गया, मुगल बहादुर शाह दुपतिया को भारत का सम्राट घोषित किया गया, दिल्ली पर अधिकार किया गया। तो 12 मई 1857 को जैसे 10 मई को जो है इन्होंने मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह किया, वहीं से 12 मई को जो है वहां से रातों रात 11 मई को वहां पहुंच जाते हैं। 12 मई को बहादुर शाह द्वितीय को जो है सम्राट घोषित कर देते हैं। जून 1857 में ग्वालियर, भरतपुर, झांसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, सुल्तानपुर, लखनऊ आदि में विद्रोह हुआ। 5 जून 1857 को नाना साहब को कानपुर का पेशवा घोषित किया गया। 5 जून 1857 को। जुलाई 1857 को इंदौर, सागर, महू, जेहलम और सियालकोट में कुछ स्थानों पर विद्रोह हुआ। अगस्त 1857 को सागर नर्मदा घाटी के संपूर्ण प्रदेशों में असैन्य विद्रोह हुआ। सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों को पुनः अधिकार हो गया। ये सितंबर में होता है, ध्यान रखना। ये जो है पूछा भी गया कि कब तक दिल्ली पे अधिकार हो गया था, तो सितंबर 1857 में पुनः अधिकार हो गया। मध्य भारत में विद्रोह बड़ा कोटा। अक्टूबर 1857 में कोटा में विद्रोह हुआ। तो राजस्थान के किस क्षेत्र में विद्रोह हुआ, तो कोटा, ध्यान रखना आप। नवंबर 1857 में विद्रोह ने जनरल मिंडहम को कानपुर के निकट परास्त किया। 6 सितंबर 1857 कानपुर का युद्ध सर कॉलिन कैम्बल ने जीता। तांते टोपे भाग निकले और झांसी की रानी से जा मिले। मार्च 1858 में लखनऊ पर अंग्रेजों को पुनः अधिकार हो गया। 3 अप्रैल 1857 को सर ह्यूरोज ने झांसी पर आक्रमण कर पुनः अपने अधिकार में कर लिया। तो 3 अप्रैल 1860 सर ह्यूरोज, और इनसे जो है उस समय जो अंग्रेज सेना प्रमुख है झांसी की रानी से जब युद्ध हो रहा है, तो इस समय ह्यूरोज है। तो अप्रैल 1858 में जगदीशपुर यानी बिहार के कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। तो बिहार में जो जगदीशपुर वाले क्षेत्र में एक कुंवर सिंह विद्रोह कर रहे हैं। मई 1858 में अंग्रेजों ने बरेली, जगदीशपुर, कालपी को पुनः जीत लिया। भारतीय विद्रोहियों ने रोहिलखंड में छापामार आक्रमण प्रारंभ किया, और जून 1858 में ग्वालियर पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर दिया। जुलाई सितंबर 1858 को संपूर्ण भारत में अंग्रेज सत्ता पुनः स्थापित हो गई है। अब यहां पे है कि कहां पर किसने विद्रोह किया है।
कहां पर किसने विद्रोह का नेतृत्व किया है? तो दिल्ली में जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं ये बहादुर शाह जफर करे, और इनके सेना जो नेतृत्व करते हैं, सेना प्रमुख है, ये है बख्त खां। सेना नेतृत्व बख्त खां ने किया। तो इसका आप क्लियर रखना कि यहाँ पर सेना प्रमुख है बख्त खां। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई है। बिहार में पटना, दानपुर, शाहाबाद, जगदीशपुर, छोटा नागपुर, यहाँ पर कुंवर सिंह है। मथुरा में देवी सिंह है। मेरठ में कदम सिंह है। फैजाबाद में मौलवी मोहम्मद अल्लाह है। लखनऊ में बेगम हजरत महल है। कानपुर में नाना साहब है। अजीमुल्ला है। ये इनके सेना प्रमुख है। और यहाँ पर जैसे सेना प्रमुख वक्त कहाँ है दिल्ली में, यहाँ पर फतेहपुर इलाहाबाद में लियाकत अली है। लियाकत अली इलाहाबाद में है। और ग्वालियर में तांते टोपे हैं। और कालपी हरियाणा राव तुलाराम है। तो ग्वालियर और कालपी हरियाणा में ये ग्वालियर कालपी में तांते टोपे हैं और हरियाणा में राव तुलाराम है। संबलपुर में सुरेंद्र शाही है। 20 मार्च 1857 को बंगाल में कलकत्ता के समीप बैरकपुर में सैनिकों ने 20 मार्च 1857 को एनफील्ड राइफल के कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया और मंगल पांडे ने सर्जेंट बाथ पर गोली चला दी। 20 मार्च को जो है इन पे गोली चला दी सर्जेंट बाथ पे। और ये जो है एनफील्ड राइफल थी, जो नई राइफल आई, इस राइफल के प्रयोग करने से सैनिकों ने मना कर दिया। तो ये आप लोग ध्यान रखना। विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। प्रश्न पूछा जा चुका है। विद्रोह प्रारंभ होने के समय से मेरठ छावनी का कमांडिंग ऑफिसर जनरल हेविट था। 11 मई को मेरठ से विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और 12 मई को उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। तो 10 मई को वहां पे विद्रोह हुआ मेरठ में, 11 को जो है वो रातों रात जो है वहां से, और 11 को दिल्ली पहुंचे, 12 को जो है इन्होंने सम्राट को, जफर को सम्राट घोषित कर दिया। नाना साहब ने स्वयं को मुगल बादशाह का पेशवा घोषित किया। ध्यान रखना। राजस्थान में विद्रोह का मुख्य केंद्र कोटा और आवा थे। तो कोटा जो है हमने देखा कि कोटा इसका मुख्य केंद्र था। बीस जून 1857 को हुई चिन्हट विद्रोहियों से मुठभेड़ में अंग्रेज बुरी तरह परास्त हुए। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनके पुत्र बिरजिस कद ने स्वयं को वहां का नवाब घोषित कर दिया। 21 सितंबर को बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीतन महल को बंदी बना लिया गया। कुंवर सिंह ने मार्च 1858 में आजमगढ़ पर अधिकार कर लिया। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई और बनारस में कर्नल ली ने विद्रोह का दमन किया। लखनऊ पर अंग्रेजों को पुनर्धिकार दिलाने में नेपाल के जंग बहादुर गोरखा ने काफी मदद की। उसी की सहायता से फलस्वरूप 21 मार्च 1858 को अंग्रेजों का लखनऊ पर पुनः अधिकार हो गए। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि कहां पर नेपाल के जो नेपाल के जंग बहादुर गोरखा ने जो है अंग्रेजों की मदद की, तो ये लखनऊ में की है। नाना साहब जनवरी 1858 में भागकर नेपाल चले गए। ये ध्यान रखना आप लोग। 4 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई से झांसी ले लिया और 20 मई को कालपी पर भी अधिकार कर लिया। दिल्ली में हडसन ने विद्रोह का दमन किया और विद्रोह के दौरान लखनऊ में ब्रिटिश सेना के सेना नायक थे हैवलॉक, आउटरम और कॉलिन कैम्पबेल। जनरल नील ने इलाहाबाद में और ह्यूरोज ने झांसी में ब्रिटिश सैन्य का नेतृत्व किया। तो नील ने इलाहाबाद में, ह्यूरोज ने झांसी में। बिहार में विलियम टेलर और बिसेट आयर ब्रिटिश कमांडर थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को एक लड़ाई में युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त हुई। तो 17 जून 1858 को इनको जो वीरगति प्राप्त हुई। सिंधिया की एक सामंत मान सिंह ने तांते टोपे को अप्रैल 1859 में पकड़वाकर अंग्रेजों को सौंप दिया। अंग्रेजों ने उसे फांसी की सजा दी। तो जो ये तांते टोपे हैं, ये जो कर रहे हैं गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपना रहे हैं, छुप करके जो है युद्ध कर रहे हैं,
इनको जो है पकड़वाने का काम कौन कर रहे हैं? ये जो है सिंधिया का एक सामंत है मान सिंह, इसने करवाया है। विद्रोह में बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जगदीशपुर के 80 वर्षीय जमींदार जो है कुंवर सिंह ने। तो ये काफी उम्रदराज व्यक्ति थे। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, लेकिन जॉन निकलसन मारे गए यहाँ पर। तो ये जो है अंग्रेजों सेनापति जॉन निकलसन वो मारे गए। बहादुर शाह को हुमायूं के मकबरे से हडसन द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो बहादुर शाह को कहां से गिरफ्तार किया गया? हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया हडसन के द्वारा। खान बहादुर खान ने स्वयं को नवाब का नाजिम घोषित किया। बख्त खान ने बरेली के विद्रोही सेनाओं का नेतृत्व किया। तो बरेली में बख्त खान कर रहे हैं। मौलवी अहमद जो है इन्होंने फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोह के दौरान बहादुर शाह के नाम से सिक्के ढाले गए और उनके नाम के आदेश भी जारी किए गए। तो दक्षिण भारत में कोल्हापुर, पूना और हैदराबाद में विद्रोह हुआ। तो दक्षिण भारत में कहां पे विद्रोह हुआ? विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी का भारत से शासन समाप्त हो गया। 1858 में जो अधिनियम आता है उसे कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अंग्रेजों को साम्राज्य विस्तार की नीति छोड़नी पड़ी। इस विद्रोह से एक दो अच्छी बात हुई, इनको जो साम्राज्य विस्तार की इनकी नीति थी वो इनको छोड़नी पड़ी। अब कुछ जो है और थोड़ा सा महत्वपूर्ण फैक्ट और देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट की मुख्य बातें देखते हैं। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 में आया है रेगुलेटिंग एक्ट। इसकी जो है मुख्य बातें की बात हो रही है, इसको जो है कुछ देखते हैं। तो यहाँ पर है कि 1000 पाउंड के अंशधारक को ही कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के निर्वाचन में मताधिकार था। 24 डायरेक्टर में 6 प्रतिवर्ष पदमुक्त होते थे। बंगाल का गवर्नर का पद गवर्नर जनरल का वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर बन गया। तो बंगाल का जो गवर्नर है इसको क्या करते हैं? गवर्नर जनरल बना दिया गया। और यहाँ पे जो है पहला गवर्नर जनरल क्या हो गए? वारेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 41 का निर्णय बहुमत से होता था। निर्णय का 41 थे लेकिन निर्णय बहुमत से। युद्ध और शांति के प्रश्न पर मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी बंगाल के नियंत्रण में। युद्ध और शांति के समय में जो है बंगाल की जो प्रेसिडेंसी है बंगाल प्रेसिडेंसी के ही अधीन होगी मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी। कलकत्ता अन्य समय में तो सब प्रेसिडेंसी स्वतंत्र है, लेकिन युद्ध और शांति की स्थिति होगी तो इस समय जो है ये बंगाल प्रेसिडेंसी के नियंत्रण में होगी। कलकत्ता में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 सहायक न्यायाधीश वाले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके तहत हो रहा है। तो इसकी स्थापना सर एलिजा इम्प्रे पहले मुख्य न्यायाधीश बने यहाँ के। तो ये जो हो रहा है ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हो रहा है। अब है इंडिया पिट्स इंडिया एक्ट की मुख्य बातें। ये जो एक्ट है 1784 में पारित हुआ। तो पिट्स इंडिया एक्ट का हुआ 1784 में पारित हुआ। 6 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो है इसमें स्थापना की गई। कंपनी के संचालकों के 3 परिषदीय गुप्त समिति का गठन किया गया इसमें और मुख्य बात क्या, बंगाल के गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 3 कर दी गई ताकि निर्णय लेने में दिक्कत न हो। केवल संस्रावित सेवा का व्यक्ति ही पार्षद होगा। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल के पूर्ण नियंत्रण में आ गई है। तो जो ये यहाँ पे तो अर्ध नियंत्रण में आई है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के से जो है ये पूर्ण नियंत्रण में आ गई। इस समय जो है सिर्फ जो है युद्ध और शांति के प्रश्न पर ही आई थी। चार्टर एक्ट 1793 का इसमें क्या हुआ? तो 1793 में जो चार्टर एक्ट है गवर्नर जनरल सेना का सर्वोच्च सेनापति उसे परिषद का निर्णय रद्द करने का भी अधिकार मिल गया। तो जो गवर्नर जनरल है इसको सेना का सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया और ये क्या कर सकता है कि परिषद का निर्णय को भी रद्द कर सकते हैं। नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों एवं कर्मचारियों के तथा भारत में कार्यरत ब्रिटिश सेना के वेतन
और व्यय का भुगतान भारतीय राजस्व से करने की बात की गई। गवर्नरों को उनकी परिषद के निर्णय रद्द करने का अधिकार। अब गवर्नर जो है अपनी परिषद के निर्णय को भी रद्द कर सकते हैं, ये भी 1793 एक्ट में कर दिया गया, चार्टर एक्ट में। जो 1813 का चार्टर एक्ट है, इसमें क्या किया गया कि 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीय व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। जो भारतीय व्यापार है इससे संबंधित प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारतीय व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार कब समाप्त किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट होता है, 1893 के रहते, 13 के रहते और कुछ और भी रहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना 1813 के चार्टर एक्ट से क्या हो गया कि भारतीय व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार समाप्त हो गया। सिर्फ एक अधिकार किसके साथ रहेगा? चीन के साथ व्यापार का एक अधिकार बना रहा। कंपनी के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का नियंत्रक मंडल को अधिकार दिया गया। शिक्षा व साहित्य के प्रोत्साहन हेतु 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया। इसमें किस एक्ट में किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट में किया गया कि शिक्षा और साहित्य के प्रोत्साहन के लिए 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया। मिशनरी को लाइसेंस लेकर प्रचार करने की छूट दी गई। तो इससे पहले से मिशनरी जो है लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन इसमें 1813 के चार्टर एक्ट में क्या कर दिया कि मिशनरी को लाइसेंस लेकर के प्रचार करने की छूट दी गई। 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें क्या गया? तो इसमें जो किया गया कि भारत में कंपनी का व्यापार बंद तथा चीन के व्यापार का एक अधिकार समाप्त। भारत में तो कंपनी का व्यापार जो है बंद कर दिया गया, साथ में क्या कर दिया तथा चीन के व्यापार का जो एक अधिकार है ये समाप्त कर दिया। यानी यहाँ पर अब जो है चीन में अन्य कंपनी, यहाँ पहले क्या 1813 में क्या किया जा रहा है कि जो है भारतीय व्यापार पर कंपनी का जो एक अधिकार है, एक अधिकार मतलब कि सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार नहीं कर सकती बल्कि अन्य कंपनी भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है ये समाप्त कर दिया, सिर्फ चीन को दे दिया गया कि चीन में तुम सिर्फ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ही कंपनी करेगी। लेकिन जो 33 में चार्टर एक्ट आता है उसमें क्या कर दिया कि भारत में जो कंपनी के व्यापार बंद तथा चीन के व्यापार का एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यहां से जो है ये भी निर्णय लिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। अब ये जो है यहाँ पे शासन करने लगे, अब व्यापार नहीं, अब ये शासक बन गए। तो यहाँ पर जो है बंगाल गवर्नर जनरल को अब भारत गवर्नर जनरल बन गए, और जो है सबसे पहले माउंटबेटन जो है भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। तो भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि पार्षद की नियुक्ति, मैकाले पहला विधि पार्षद। यहाँ पर जो है गवर्नर जनरल में जो 3 सदस्य थे, तो यहाँ पर जो हमने पिछले उसमें देखे कि 1793 का जो था उसमें 3 सदस्य थे। 93 से पहले 84 में ये 84 वाले में, तो 84 जो पीस इंडिया एक्ट में 84 में 3 जो है सदस्य संख्या 3 कर दी गई गवर्नर जनरल की जो परिषद में। यहाँ पर 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसमें क्या कर दिया गया कि 1833 के चार्टर एक्ट में 3 की जगह 4 कर दिया गया, और चौथा जो आता है वो विधि सदस्य के रूप में आता है। जो विधि सदस्य के रूप में जो पहला व्यक्ति आता है वो मैकाले आता है, तो इसकी नियुक्ति होती है। सरकारी नौकरी में भारतीयों के साथ जो है भेदभाव करने की नीति समाप्त हो गई 1833 के चार्टर एक्ट से। सत्ता का पूर्ण केंद्रीकरण कर दिया गया। अब यहां पर क्या कर दिया गया है कि जो द्वैध शासन पहले प्रांतों में होता था, अब द्वैध शासन कहां कर दिया गया? अब केंद्र में कर दिया गया। प्रांतों से खत्म और केंद्र में जो है शुरू कर दिया गया, तो सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1853, पहले के चार्टरों की तरह यह एक निश्चित अवधि यानी 20 वर्ष के लिए न होकर के अनिश्चित काल के लिए। अब जो अनिश्चित काल के लिए जो चार्टर एक्ट आता है ये 1853 का है कि अनिश्चित काल के लिए है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है, कभी भी खत्म किया जा सकता है या जो है ये चलता रहेगा। जबकि पहले के जो चार्टर एक्ट आ रहे हैं 20 साल के लिए आ रहे हैं। 1833 का है, 33 के बाद 53 में है, पहले जो है 1793 में, 93 से फिर जो है 1813 में आ रहा है, 13 से फिर 33 में आ रहे, 33 से फिर 53 में आ रहे। लेकिन 53 में क्या कर दिया कि जो है चार्टर जो 20 साल के लिए था ये समाप्त कर दिया। वो जब जो है सबसे पहले जो है
कंपनी को जो लाइसेंस दिया गया तो 15 साल के लिए दिया गया, जब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो 15 साल के लिए दिया गया था। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 की जगह 18 और 6 डायरेक्टर्स क्राउन द्वारा नियुक्त। तो 6 को ये कर दिया गया कि जो 18 वो कर दी गई, 24 से 18, तो 6 को कर दिया कि क्राउन द्वारा नियुक्त होंगे। नियुक्ति के क्षेत्र में डायरेक्टरों के अधिकार का अंत तथा प्रतियोगी परीक्षाओं का आरंभ कर दिया गया। विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में मुख्य न्यायाधीश, अब विधि निर्माण में गवर्नर जनरल की जो है परिषद में कौन कौन होंगे? मुख्य न्यायाधीश होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश तथा 4 प्रांतों का एक एक प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। और विधि पार्षद को गवर्नर जनरल की पार्षद का पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। तो विधि जो पार्षद है गवर्नर जनरल की पूर्ण पार्षद का इसे दर्जा दिया गया। 1858 का जो आया, जब जो है 1857 की क्रांति के बाद, तो इस अधिनियम की मुख्य बातें क्या थी? भारत का शासन कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित हो गया, ट्रांसफर हो गया, और गवर्नर जनरल अब सम्राट का प्रतिनिधि अर्थात वायसराय हो गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के स्थान पर गृह शासन भारत मंत्री और उसकी परिषद के हाथ में। भारत परिषद के 15 सदस्यों में से 7 डायरेक्टरों द्वारा नियुक्त तथा 8 की नियुक्ति क्राउन द्वारा। जो भारत परिषद के जो है 15 सदस्य है, जो भारत परिषद और उसको भारत जो मंत्री बनाया गया, उसके लिए एक जो है परिषद बनाई गई थी, तो भारत परिषद बनाई थी। इसके जो 15 सदस्य, 7 में जो है क्या डायरेक्टर द्वारा नियुक्ति और 8 क्राउन द्वारा। आधे सदस्यों को भारत में 10 वर्ष की सेवा का अनुभव जरूरी था और प्रतिवर्ष भारत का लेखा तथा भारत का संबंधी वार्षिक रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत। तो भारत का जो लेखा और भारत संबंधी जो रिपोर्ट थी वो ब्रिटेन की संसद में उसको जो है प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया। तो आज के लिए जो है इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको जो है पूरी वीडियो देखें। जितनी भी वीडियो आई है, चाहे वो 2 घंटे के, 1 घंटे के, 1.5 घंटे की है, उनको देखें। आपका जो है यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो समय जरूर लगेगा, लेकिन उनमें जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा कंटेंट है। और आपको सिलेक्शन यदि पाना है तो आपको तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आप लोगों को। और इसको अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर कीजिए, जिससे जो है ये चैनल आगे बढ़े और इससे हम जो है आने वाले समय में इसे और अच्छी वीडियो और सभी सब्जेक्टों की, अभी ये जैसे 1-2 लेक्चर के बाद ही खत्म हो जाएगा, तो तुरंत हम ज्योग्राफी को शुरू करेंगे। और ज्योग्राफी भी जो है इसी प्रकार से देखेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से उन्हीं से ही प्रश्न बनेंगे। तो ये आप लोगों को जो है मैं विश्वास दिलाता हूं। और आप जहां पर भी वो तैयारी करें, आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। ये वीडियो मेरी लगातार आती रहेगी और जैसे लगातार आती रहेगी तो इनको आप जो भी नया है, जो भी जो एक वीडियो को देख करके 2 मिनट से ही आप काम मत चलाइए, या आप ये मत सोचे कि जो है हो गया। और आप पूरी देखें तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इससे जो है प्रश्न बनेंगे और हर वीडियो ऐसी है जिनसे प्रश्न जरूर बनेंगे, 1-1, 2-2 प्रश्न बनेंगे। तो थैंक यू बहुत आपका धन्यवाद।